देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का स्टाइल नीट में बड़ा पसंद किया जाता है। 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये नीट में, ये नीट के लिए मतलब नीट में इस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन विच हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर। वन एम ग्लूकोज, 1 m सुक्रोज, 1 m यूरिया, डी सेम। ये रुको रुको रुको, इसको 2 m करो, इसको 3 m करो। अब करो पहले। तो पॉज करके करिए, फिर मैं कराता हूँ। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में भयंकर कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये। सिंपल सी बात है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? XV के। XV किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल्स के। और मोलैरिटी भी किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल्स के। मोलैरिटी भी। तो ये ध्यान रखना कि पहली बात तो जितने भी ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, XV हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, ये सारे के सारे किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? मोल्स के। मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक, लेकिन हमें शुरू में यही देखना है केवल। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि अगर तो जिसका ये ज्यादा, अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। समझे ना? तो अब बताओ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा किस में होगी भाई? यूरिया में, उसके बाद सुक्रोज में, उसके बाद ग्लूकोज में। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस में ज्यादा होगी? यूरिया, फिर सुक्रोज और उसके बाद ग्लूकोज। ठीक, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज इसमें होगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 3 m है, इसकी 2 m है। सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, और मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के। समझे ना? तो अब ये देखो, तो अब फाइनल वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा ये बताओ। तो अब खुद सोचो, सबका 760 होगा शुरू में भाई, वाटर का 760 mm होता है। तो ज्यादा लोअरिंग किस में होगी? यूरिया में। उसके बाद लोअरिंग किस में होगी? सुक्रोज में। उसके बाद लोअरिंग किस में होगी? ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि ये 3 m है, ये 2 m है, ये 1 m है। तो मान लो इसमें ले रही हुई 360, तो ये हो गया जाकर 400। इसमें लोअरिंग हुई 260, इसमें हुआ 500। इसमें लोअरिंग हुई 160, तो इसमें हुआ 600। ठीक, तो अब खुद बताओ, जिसमें इसमें क्या है? लोअरिंग ज्यादा, तो फाइनल वेपर प्रेशर क्या है? कम है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें क्या है? लोअरिंग कम है, तो फाइनल वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब बताओ फिर से वही बात, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा था? यूरिया का, फिर सुक्रोज, फिर ग्लूकोज। तो फाइनल वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा?
ये ठीक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझे? अगला सवाल, which has more final vapor pressure, 1 m glucose, 1 m urea, 1 m sucrose is same। भाई तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेम होगा। क्यों भाई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनवर्सली डायरेक्ट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वो किसके इक्वल है? मोलैलिटी के। ठीक। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन के। वो प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या है? सेम है, तो ये भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये भी क्या होगा? सेम होगा। तो फाइनल वेपर प्रेशर भी सबका क्या होगा? सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर, है कि नहीं भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड करती नहीं है। ठीक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक। फाइनल वेपर प्रेशर सेम है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विच हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर, 1 m ग्लूकोज, यहां लिख देता हूं 1 m ग्लूकोज, इसी में कर देता हूं। अच्छा रुको, इस बार मोलैरिटी आ गई। 1 m यूरिया, 1 m सुक्रोज, या फिर सेम। तो भाई इसका आंसर भी होगा सेम, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू XV, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं सर? क्या मोलैरिटी सेम होने से मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता? नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन की। इसलिए हम ये बात कह पा रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, रादर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसलिए हम ये सारी बातें कर पा रहे हैं। ठीक है। अब 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम सुक्रोज, 1 ग्राम यूरिया, सेम।
तो भाई इस बार सेम नहीं होगा, देखो, क्योंकि मोल्स अलग अलग हैं। इस बार वेट दे दिया, ये कितना होगा 1/180, 1/342, 1/60, समझो। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू XV। XV किसके प्रोपोर्शनल है? मोल्स के। तो मोल्स किसके ज़्यादा हैं? यूरिया के, फिर ग्लूकोज के, फिर सुक्रोज के। ठीक है, यूरिया के, ग्लूकोज के, फिर सुक्रोज के। ठीक, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक, ठीक है। तो ये हो गई। तो फाइनल वेपर प्रेशर क्या हो गया? उल्टा हो गया, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% यूरिया, या सेम? बताओ, आप प्रॉपरली लिखिएगा क्वेश्चन। अब देखो, ये 1% लिया है, तो इसको हम कैसे करते थे? लेट 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर 100 ग्राम सोल्यूशन लोगे तो क्या होगा? 1 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा। ये देखो, यही सवाल बन गया ये, बस ये सेम सवाल है। तो क्या हो गया? 1 ग्राम ग्लूकोज हो गया, इसी तरह 1 ग्राम सुक्रोज हो गया, और 1 ग्राम क्या हो गया? यूरिया। तो बस ये पूरा लिख दो। ठीक है, अब देखो दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिखो, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. At which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. याद करो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई? 760 mm एट सी लेवल। ठीक, तो लिखो इसके बाद
पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। लेसर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लेसर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब लेसर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कॉमा एट अ गिवन टेम्परेचर कॉमा more is the amount of heat required more is the amount of heat required to make vapor pressure of liquid equal to atmospheric pressure. To make vapor pressure of liquid equal to atmospheric pressure. अब समझिए, ये चीज हमने पढ़ी है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। कैसे, पहले ये समझो। मान लो ये एक लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर है 200 mm, ये दूसरा लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर है 100 mm। सही से डायग्राम नहीं बना, ये 200 है, ये मान लो 300 mm, ऊपर दिखा दिया। अब दोनों को पहुंचना कहां पर है, ये देखो इधर दिख देता हूं, ये 200 mm, दोनों को पहुंचना है 760, क्योंकि भाई जब 760 हम मान के चल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा 760 के, तो ये बॉयल हो जाएगा। जब इसका वेपर प्रेशर 760 के इक्वल हो जाएगा तो ये बॉयल हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो ये 200 से 760 गया। इसका भी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर हम इसका बढ़ा देंगे तो देखो ये देखो ये बढ़ जाएगा, ये 300 से कितना हो जाएगा 760। तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन कम ताकत किस में लगानी पड़ेगी, इसमें, क्योंकि ये पास है ये दूर है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर एनर्जी क्या है, हीट, और यहाँ पर क्या है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो यानी इसका टेम्परेचर क्या होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस। इसमें मोर हीट इज रिक्वायर्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर होगा। लिख लो ये बात, समझे ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब लिखो, ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये रुको ऐसे लिखो, पॉजिटिव प्योर लिक्विड सॉल्वेंट हैज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। Pure liquid solvent has a certain value of vapor pressure. Pure liquid solvent has a certain value of vapor pressure at a given temperature. When non-volatile solute is added into the solvent, vapor pressure of solution decreases. Therefore, boiling point of solution increases.
देखो मान लो वाटर है, ये प्योर लिक्विड है, ठीक, इसमें एक हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल बी, जैसे वाटर प्लस सपोज करिए यूरिया, तो इसका वेपर प्रेशर था 200 mm, इसका सपोज कम होकर कितना हो गया 150 mm, पहुंचना इसको भी 760 mm है, इसको भी 760 mm है, ठीक। तो अब खुद सोचो भाई 200 को 760 पहुंचाना ज़्यादा आसान है कि 150 को 760 पहुंचाना ज़्यादा आसान है। तो इस केस में क्या होगा, लेस हीट इज रिक्वायर्ड, इस केस में क्या होगा, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो मोर हीट यानी ज़्यादा वेपर प्रेशर करना, यानी ज़्यादा टेम्परेचर, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर होगा। तो इसका क्या है, हायर वेपर प्रेशर तो लेस बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर है। और इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है, लोअर वेपर प्रेशर, इसका क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसी में जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम बोले TB0 यानी प्योर, और इसका बोले TB, ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो यही जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भाई देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लिखो, दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज elevation in boiling point। ठीक है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0। इसी को हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन, यानी जितना इंक्रीज हुआ। तो TB क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, चलो ऐसे ही मान लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 101 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख लो, अगर इसका 100 था तो इसका कितना हो गया भाई, 101। ठीक है ना, यहाँ लिख लो। तो हम क्या बोल देंगे कि हियर डेल्टा TB कितना हो जाएगा भाई, 101 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 केल्विन भी बोल सकते हो। क्यों, डिफरेंस इन टेम्परेचर तो सेम होता है सेल्सियस और केल्विन पर। ध्यान रखना, डिफरेंस जब भी होता है तो चाहे सेल्सियस से सेल्सियस घटाओ, केल्विन से केल्विन घटाओ, दोनों एक ही बात है।
ठीक, अब देखिए हम ग्राफ इसका देखते हैं। इसका ग्राफ बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा तो आपको ग्राफ बनाना रहेगा। अब देखिए एक एक करके ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या भाई, वेपर प्रेशर, और ये क्या है, टेम्परेचर। ठीक, वेपर प्रेशर और ये क्या है, टेम्परेचर। अब देखो जब वेपर प्रेशर 760 mm हो जाएगा तो क्या होगा, तो जब 760 हो जाएगा तो बॉयल होने लगेगा। अब देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यूं बनता था भाई, ये बनता था। ठीक, अब ये मान लो प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। चलो मैं साफ साफ बताता हूँ। देखो वेपर प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक, ये हो गया वेपर प्रेशर 760 mm। ठीक है, अब ये देखो प्योर सॉल्वेंट का ये है, सॉल्यूशन का क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का होगा, ये क्या होगा, प्योर सॉल्यूशन का। ठीक, ये ठीक, ये है। तो अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये TB नॉट है। जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते, अभी केवल ये देखो, ये टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 760 mm हो गया, जो कि किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हम बोलेंगे यहाँ पर बॉयल हो जाएगा ये। तो ये देखो TB नॉट, ये क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और जब सॉल्यूशन का बढ़ते बढ़ते हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, TB। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का। ठीक, ये हो जाएगा सॉल्वेंट का, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो ये देखो इसका ज्यादा है, तो ये जो इंक्रीज है, इस इंक्रीज को क्या बोलते हैं, डेल्टा TB। ठीक है, इस इंक्रीज को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा TB। ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। देखो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, उसके नीचे होगा, यहाँ पे कट कर गया 760 mm को, तो ये हो गया। ये डायग्राम 4 to 5 टाइम्स आप रफ में बनाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझेंगे भी, बहुत आसान है ये। ठीक, अब देखो हमें फॉर्मूला निकालना है, तो एक डेरिवेशन कर रहा हूं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न, याद करने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पहली बार डेल्टा TB भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, XB के। भाई जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा उतना ही क्या होगा, डेल्टा TB ज्यादा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ, तो एक हमने K लिख दिया, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। XB क्या लिखोगे, NB अपॉन Na प्लस NB। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, KNB अपॉन Na। ठीक है,
अब Na क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ A क्या होगा भाई, वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। ठीक, अब इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया, K इंटू MA इंटू NB अपॉन वेट ऑफ A। ठीक, तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया और ये मोलैलिटी हो गई। इस कांस्टेंट को K भी बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली लर्न दिस। नो नीड, सीधे ये देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी इंटू एम, जहां एम क्या है भाई, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार तो मैं कराता भी नहीं हूं, ये सीधे फॉर्मूला लिख देता हूं। और केवी क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, लिखिए। ठीक है, तो अब Kv की जो वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ Kv लिखो, डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार बना लेना। वैल्यू ऑफ Kv डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन सोल्यूट। वैल्यू ऑफ Kv डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन सोल्यूट। Different solvents have different value of Kv. Different solvents have different value of Kv. ठीक है, अब हमें Kv की डेफिनेशन करनी है, तो याद करो जैसे फिजिक्स में करते हैं कि सपोज मोलैलिटी 1 है। ठीक, सपोज मोलैलिटी 1 है, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी, यानी केवी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। जब राइज इन टेम्परेचर, या फिर हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब मोलैलिटी क्या है, 1 है। तो लिखो कि अगर ये m को 1 मान लिया तो ये तो लिख लो, हेंस केबी ऑफ अ सॉल्वेंट, हेंस केबी ऑफ अ सॉल्वेंट इज the increase in Kb of a solvent is the increase in boiling point of solution if molality of solution is 1. If molality of solution is 1. ठीक है, अब बताओ यूनिट क्या होगी Kv की। तो Kv इज इक्वल टू क्या है,
डेल्टा टी बी अपॉन एम। ये क्या है डेल्टा टी बी, यानी डिग्री सेल्सियस पर मोलल या फिर केल्विन पर मोलल। ठीक, डिग्री सेल्सियस पर मोलल या फिर केल्विन पर मोलल। और के बी फॉर वाटर इज 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलल।